हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएचयू का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर 2012 का, उसके पार्ट 6 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। ओके, तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स from moss gametophytes without sexual fusion is called। देखिए, आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, पहले तो एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं इसका, क्योंकि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का मेंशन है तो आपको अच्छे तरीके से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है ये सब चीज़ें जानना चाहिए। और मेन चीज़ें, अगर आप मेन टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से आया है, अगर आपको पता है कि प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है और क्या क्या कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलते हैं, इसके चार ऑप्शंस देखते हैं हम। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है जब स्पोरोफाइट डेवलप होता है मॉस के गैमेटोफाइट से बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपने क्या पढ़ा है जब आपने पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है वहाँ पे मियोसिस से उसी में स्पोरोफाइट पे ही स्पोर्स बनते हैं। ठीक, जैसे ब्रायोफाइट में आपने फर्न का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, उसमें देखते हैं। या अगर मैं गेमेटोफाइट से स्टार्ट करता हूँ, जैसे ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होता है, मीन्स हैप्लॉइड होता है, तो उसी पे आप देखते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों उसी गेमेटोफाइट पे ग्रो करते हैं। एंथ्रीडियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रीडियम पे एंथ्रोजॉइड बनते हैं, हैप्लॉइड ही। ठीक, प्लांट भी हैप्लॉइड है और हमें पता है जो हमारे गैमीट्स है वो हैप्लॉइड होते ही है, तो इसमें ये एंथ्रोजॉइड है, जिसे आप स्पर्म बोल सकते हैं, वो बनता है हैप्लॉइड ही, और आर्चिगोनियम से एक बन जाता है आराम से। कोई मियोसिस वैसिस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मियोसिस तब ज़रूरत पड़ती है जब हम डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी बनाते हैं। पर जो गैमेटोफाइट पे ही हमारा एंथ्रोजॉइड और एग बनना है, वो दोनों हैप्लॉइड ही रहना है, तो हमें मियोसिस की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, कि जब हमारा यही हैप्लॉइड है तो हम नॉर्मली वहाँ से गैमेटोफाइट पे आराम से एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बनता है, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड बना देता है और आर्चिगोनियम एग बना देता है। उसके बाद क्या होता है, एंथ्रोजॉइड जो होता है मतलब स्पर्म, वो स्विम करके एग तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। अब आपको पता है जब दो हैप्लॉइड फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, अब वो क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। यही जाइगोट जो है उसमें डिविजन्स होके अब ग्रो करके वो क्या करता है, स्पोरोफाइट बनाता है, जो एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। ठीक, अब स्पोरोफाइट में फर्दर जब एक मेच्योरिटी आ जाती है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स, स्पोर बनाने वाले सेल्स, उसमें मियोसिस होता है और वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर जो होता है जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाइटिश वाइटिश बैकग्राउंड में, आप देखिए वाइटिश जो पोर्शन है ये सारा हैप्लॉइड फेज है इसका लाइफ साइकिल का, और ये जो हल्का सा रेडिश है ये डिप्लॉइड फेज है। जाइगोट और स्पोरोफाइट दोनों डिप्लॉइड फेज डिपिक्ट करते हैं, बाकी सारा हैप्लॉइड। तो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने कॉमनली जो पढ़ा है गेमेटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट बनता है। पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मॉस गेमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। अब ऐसा कैसे होगा, ये कह रहा है अगर ये चीज़ मिस हो जाए, सेक्सुअल फ्यूजन ना हो और फिर भी गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए, ऐसा कैसे होगा और इसको क्या बोलते हैं, एपोगैमी, एपोस्पोरी, एम्फीमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्टली मैं आपको दो अनरिलेटेड टर्म्स बताता हूँ, मतलब जो सबसे अलग है एम्फीमेक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस का। एम्फीमेक्सिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। ये नॉर्मल है, इससे आप एम्फीमेक्सिस बोल सकते हैं। एम्फीमेक्सिस मतलब फ्यूजन जो होता है दो डिफरेंट गैमीट्स का, जैसे एंथ्रोजॉइट और एग का जो फ्यूजन होता है रिजल्टी जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को एम्फीमेक्सिस बोलते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है। सेकेंड है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। जब एम्ब्रियो का जो है आपका डेवलपमेंट हो बिना फर्टिलाइजेशन के, स्पर्म मतलब आपको पता है जैसे यहाँ पे एग होता है,
या एग को फर्टिलाइज करेगा एंथ्रोजोइट, तब जाके आपका क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है एम्ब्रियोफाइट्स में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये अलग चीज़ है पार्थेनोजेनेसिस। अब जो दो चीज़ है आपका एपोगैमी और एपोस्पोरी, ये मैं आपको बताता हूँ। यही आपने देखा जो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल दिया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस ये वाला जो स्टेप है ये स्किप हो जाता है। मींस मियोसिस से जो स्पोर बनना था, मतलब इसे हैप्लॉइडी कंडीशन में जाना था, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्पोरोफाइट का कोई सेल जो है, जो डिप्लॉयड सेल होता है, वो डायरेक्ट गेमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, मीन्स उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा नहीं, तो ऐसा रिजल्ट जो गेमेटोफाइट बनेगा वो क्या होगा, आपका डिप्लॉयड ही होगा। और ये इसको क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। एपो का मीन्स आप ध्यान में रखिए, एपो का मीन्स नहीं होना, आप समझ लीजिए, जहाँ पे स्पोर बने ही ना, ऐसे को एपोस्पोरी करें बोलेंगे। और रिजल्टली क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बनेगा। एपोस्पोरी में गेमेटोफाइट बनता है, क्योंकि स्पोरी एपोस्पोरी है, मतलब स्पोर नहीं बन रहे हैं। दूसरा क्या है, कभी कभी गेमेटोफाइट से बिना ये स्किप हो जाता है प्रोसेस, मतलब जो यहाँ पे फ्यूजन व्यूजन होना था, ये मतलब एंथ्रोजॉइड बनते, एग बनते, दोनों का फ्यूजन होता है तब स्पोरोफाइट बनता है। कभी कभी ये स्टेप जो है सारे स्किप हो जाते हैं, गेमेटोफाइट का कोई भी सेल क्या करता है, वो स्पोरोफाइट बना देता है। इस प्रोसेस को, ये देखिए ब्लू एरो, इसको ही एपोगैमी बोलते हैं। एपोगैमी का मतलब गैमीट्स नहीं बने, एंथ्रोजॉइड एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट स्पोरोफाइट बना, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोगैमी। वही इसमें पूछा भी है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मास गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड एपोगैमी। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पार्थेनोजेनेसिस देखिए अलग चीज़ है, पार्थेनोजेनेसिस ध्यान में रखिएगा, ये एम्ब्रियो के लिए जब आपसे पूछा जाए, एम्ब्रियो जब बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो आप बोलेंगे। जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट आता है तो वो एपोगैमी और एपोस्पेरी के टर्म में हम बोलते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट। कह रहा है ये जो है फंजाई है, ट्रेडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, ये आपको पता है ये प्लांट के ग्रुप हैं। कह रहा है आप इनमें से किस में प्लेस करेंगे अगर आपको कोई प्लांट मिलता है जो क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर जैसे आपने, यही मैंने आपको दिखाया है, स्पोर, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है। ठीक, स्पोर बनाता हो और एम्ब्रियो भी बनाता हो, तो आपके दिमाग में पूरा क्या आ जाना चाहिए, प्लांट का पूरे ग्रुप का क्लासिफिकेशन, कि प्लांट क्या हो, स्पोर बनाता हो, एम्ब्रियो भी हो, लेकिन वहाँ पे सीड और वैस्कुलर टिश्यू नहीं हो। ठीक, अब आपको पूरे प्लांट किंगडम का आउटलाइन क्लासिफिकेशन जानना है। 52 पे चलते हैं अगर इस एक्सप्लेनेशन पे इसके। ये देखिए प्लांट किंगडम से आया हुआ क्वेश्चन, मतलब होल प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन स्पेशली गिवन फॉर किंगडम प्लांटी। आपको पता है मैंने आपको एक लेक्चर में पूरे प्लांटी का जो है वो बताया था, कि इक्लर का एक क्लासिफिकेशन था 1883 में, और टिप्पो का क्लासिफिकेशन था, वही दोनों हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और इक्लर का क्लासिफिकेशन था ये सीड और फ्लावर के प्रेजेंस और अब्सेंस पे था, और टिप्पो का क्लासिफिकेशन था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो है कि नहीं है। तो वही क्वेश्चन में भी पूछा है, क्योंकि आपको जो भी दिया है कि स्पोर बनाता है, यहाँ पे सीड और वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो जब आप टिप्पो का क्लासिफिकेशन देखेंगे तब आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। वैसे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें इसको मैंने डिटेल में बताया था, तो अब ये जो आई का बटन आया, यहाँ पे आप क्लिक करके आप जा सकते हैं उस लेक्चर पे। ठीक, तो चलते हैं, इसी में मैंने आउटलाइन दिया। ये इक्लर का क्लासिफिकेशन है, इक्लर का क्लासिफिकेशन 1883 में आया है। इन्होंने पूरे प्लांट की तो क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी में डिवाइड किया है। क्रिप्टोगैमी मीन्स हिडन मैरिज, फेनरोगैमी मीन्स विजिबल मैरिज। तो यहाँ पे सीड वीड ओव्यूल वगैरह दिखते हैं, तो उसको हम फेनरोगैमी बोलते हैं। ऐसा आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्मी में मिलता है। ठीक, तो ये तो इक्लर का क्लासिफिकेशन हो गया। मैंने आपको बताया कि टिप्पो के क्लासिफिकेशन से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने दो में डिवाइड किया। एक तो थैलोफाइटा, जिनका प्लांट बॉडी थैलाइड होता है जैसे एल्गे और फंजाई। वही एम्ब्रियोफाइटा, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इसमें एम्ब्रियो बनता है लेकिन सीड और वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। जब आप इसका वो देखेंगे तो एम्ब्रियोफाइट्स में आप देखेंगे, देखिए ये ट्रैकियोफाइटा है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू सब में रहेगा।
एम्ब्रियो तो एम्ब्रियोफाइटा के जितने भी ग्रुप है सब में एम्ब्रियो तो रहेगा, लेकिन ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में फिर इन्होंने डिवाइड किया। मीन्स वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा में नहीं होता है, और बाकी में ट्रैकियोफाइटा होगा। इसमें टेरिडोफाइट्स के ये ग्रुप हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सारे ग्रुप हैं। तो अभी क्या बचा, सीड भी आपने देखा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वो ट्रैकियोफाइटा में आता है, मीन्स वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। लेकिन ब्रायोफाइटा ही आपका एक ऐसा बचता है जो एम्ब्रियोफाइटा तो है, मीन्स एम्ब्रियो उसमें रहता है, लेकिन सीड और वैस्कुलर टिश्यू नहीं बनते हैं। तो जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ऐसा प्लांट मिले जो स्पोर बनाता हो, जैसे ब्रायोफाइट में आपने देखा है स्पोर बनते हैं, एम्ब्रियो भी होता है, पर यहाँ पे सीड और वैस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि फंजाई में आपको स्पोर तो मिलेगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं मिलेगा। टेरिडोफाइट में आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो भी मिलेगा, सीड नहीं होता है, पर वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे मिल जाएगा। परफेक्ट आंसर है आपका ब्रायोफाइट्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम। कह रहा है इनमें से जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, प्रोथैलस, प्रोटोनीमा, स्पोरेंजियम, प्रोमाइसीलियम, या किसमें जो है मियोसिस नहीं होता है गैमीट बनाने में, तब आपको ये सारे स्ट्रक्चर का जानना चाहिए क्या है, ये कहाँ बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये देखिए प्लांट किंगडम से आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या जानना है, गैमेटिक और स्पोरोमियोसिस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। मैं आपको प्रोथैलस के बारे में बताऊँ, आपने प्रोथैलस कहाँ पे पढ़ा है। प्रोथैलस आपने एक्चुअली पढ़ा है टेरिडोफाइट में। ये एक स्मॉल फ्लैट ग्रीन डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर जब ग्रो करते हैं, मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, वो जब जर्मिनेट करते हैं तो टेरिडोफाइट में जो उसका टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, प्रोथैलस होता है। तो यही प्रोथैलस क्या है, टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है। और आपको पता है कि प्रोथैलस से जब गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि प्रोथैलस तो हैप्लॉइड होगा, तो जब उससे गैमीट बनेंगे तब वहाँ पे मियोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये चीज़, यही सेम चीज़ उसके प्रोथैलस में होता है। जैसे टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है उससे स्पोर बनेगा, और जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस टेरिडोफाइट में। अब उसमें देखिए यहाँ पे कहीं पे मियोसिस मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि ये खुद ही हैप्लॉइड होता है। तो जो गैमीट्स बनते हैं वहाँ पे उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, किसकी, मियोसिस की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है आपका प्रोथैलस। फिर भी मैं आपको अदर्स प्रोटोनीमा, स्पोरेंजियम और प्रोमाइसीलियम के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप याद रखिएगा हमेशा कि वो क्या होते हैं। प्रोटोनीमा आपने कहाँ पढ़ा है, ये भी जर्मिनेटिंग स्पोर्स है मॉसेस में। लेकिन क्या है कि जब जो स्पोर्स हैं वो जब जर्मिनेट करते हैं गेमेटोफाइट में, तो पहले डायरेक्ट गेमेटोफाइट नहीं होता, पहले वहाँ पे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्रोटोनीमा बोलते हैं, मॉसेस में, ध्यान रखिएगा। और ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ट्रांजिएंट ही होता है ये, मतलब कुछ क्षण के लिए, फिर डेवलपमेंट होता है लीफी गेमेटोफाइट का। तो प्रोटोनीमा पे गैमेट वगैरह नहीं बनते हैं, ये ध्यान में रखिए, केवल एक इंटरमीडिएट स्टेज है ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट के मॉसेस में। अब बात करते हैं स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम, तो जो आपने स्पोरोफाइट देखा, स्पोरेंजियम है क्या, स्पोरेंजियम एक्चुअली डिप्लॉयड होता है, मतलब स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट पे बनता है और वहाँ पे मियोसिस होके गैमीट्स नहीं बनते हैं। स्पोरोफाइट पे गैमीट नहीं, स्पोरोफाइट पे हमेशा स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे वो बात ही नहीं है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है बाय मियोसिस इन स्पोरेंजियम अकर्स। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मियोसिस होता है स्पोर्स बनने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में अलग पूछा है कि इनमें से किसमें गैमीट बनने के लिए मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोमाइसीलियम का। ये प्रोमाइसीलियम आपने कहाँ पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर में, स्मेट और रस्ट में। ये एक्चुअली जैसे टिल्यूटियोस्पोर आपने पढ़ा होगा, किस में था, शायद पक्सिनिया में था। तो वहाँ पे जो स्पोर है वो ग्रो करता है और एक फिलामेंट बनाता है जो कि 4 सेल, पहले तो मतलब डिप्लॉयड रहता है, उसमें मियोसिस होके वो 4 सेल बनाता है, और फिर उसमें 3 सेप्टा हो जाते हैं, मतलब 4 सेल फिलामेंट बन जाता है। और ये देखिए स्पोर जो है स्मट और रस्ट में, वो जब ग्रो करता है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है, और यहाँ पे वो डिप्लॉयड सेल का मियोसिस होता है, और तभी इसलिए सारे सेल जो होते हैं हैप्लॉयड होते हैं, और ये हैप्लॉयड सेल क्या बनाते हैं, बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पोर बन रहा है मियोसिस से, ठीक। तो यहाँ पे वो गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, प्रोथैलस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेंट्रल पिथ। ये आया है आपका, आपको मैंने बताया था टेरिडोफाइट का स्टीलर सिस्टम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ये जो आई का बटन आया है यहाँ पे क्लिक करके आप स्टीलर सिस्टम जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था स्टील जो टाइप होता है, श्मिट ने जो है 1982 में दो टाइप का बताया था, प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील, दो टाइप का, ठीक। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव था और वहाँ पे पिथ या मेडुला क्या था, एब्सेंट था। और जो साइफोनो स्टील था वो एडवांस था और वहाँ पे पिथ या जिसे मेडुला भी कहते हैं वो प्रेजेंट था। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेंट्रल पिथ, तो आपको पता है प्रोटो स्टील में पिथ नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने दूसरा टाइप आपको बताया साइफोनो स्टील जिसमें पिथ होता है। तो साइफोनो स्टील में तो पिथ होता है, ठीक है, प्रोटो स्टील में नहीं होता। पर ये डिक्टियो स्टील और सोलिनो स्टील क्या है, दूसरा और चौथा। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो प्रोटो स्टील जो है वहाँ पे पिथ नहीं होता। प्रोटो स्टील के भी कई सारे टाइप होते हैं, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स, ये डिपेंड करता है जाइलम का शेप कैसा है। और दूसरा मैंने आपको बताया था साइफोनो स्टील ना, जहाँ पे पिथ होता है वो भी एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक होता है, दो टाइप का। एक्टो मतलब बाहर के साइड फ्लोएम हो, एम्फी मतलब बोथ साइड, इनर और आउटर साइड फ्लोएम हो। ये सारे डिटेल में मैंने उस वीडियो में बनाया है, आप देख लीजिएगा। फिर और जो ये आपका आता है डिक्टियो स्टील और सोलिनो स्टील, ये एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं साइफोनो स्टील का मॉडिफिकेशन, ये दूसरा है साइफोनो स्टील और इसमें पिथ तो होता है। और जब इसका मॉडिफिकेशन होता है तब आप देखेंगे सोलिनो स्टील, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप जो होते हैं उनको सोलिनो स्टील बोला जाता है। डिक्टियो स्टील में ओवरलैपिंग लीफ गैप के बेसिस पे, तो ये साइफोनो स्टील ही है जिसमें पिथ पाया जाता है, बस ये उसके मॉडिफिकेशंस हैं। तो कुल मिला के आपको क्या पता चल गया, प्रोटो स्टील में मेडुला या पिथ नहीं होता और साइफोनो स्टील में और इसके जो यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन दिए हैं उसमें भी पिथ पाया जाता है। तो जो पूछा है डज नॉट हैव अ सेंट्रल पिथ, देन योर करेक्ट आंसर विल बी प्रोटो स्टील। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। बोल रहा है द साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म क्यों है? इट्स जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, यहाँ पे जाइलम में ट्रैकीड्स होता है इसीलिए आप साइकस को जिम्नोस्पर्म में रखें। तो भाई आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा है, वहाँ पे तो जाइलम में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म तो हो नहीं गए एंजियोस्पर्म में। तो मतलब ये एक ओवरलैपिंग कैरेक्टर है, ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है जिम्नोस्पर्म का। सेकेंड, इट लैक्स ओवरी बट हैज एक्सपोज्ड ओव्यूल, ये सही कैरेक्टर है। यहाँ पे जो होता है जिम्नोस्पर्म का मेन फीचर ही यही है कि वहाँ पे ओवरी नहीं पाया जाता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। तो इसके बेसिस पे साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, सेकंड वाले का। थर्ड में आपको बता देता हूँ, इट फॉर्म सीड्स, तो क्या एंजियोस्पर्म में सीड्स नहीं बनते हैं? ये भी दोनों में सीड्स बनते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर अकेले नहीं हुआ। या तो जैसे यहाँ पे इट बियर्स पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो यूनिक कैरेक्टर क्या है जिसकी वजह से साइकस जिम्नोस्पर्म है? इट लैक्स ओवरी बट हैज एक्सपोज्ड ओव्यूल। मैंने आपको बताया था जब ये चीज़ पढ़ाई थी आपको, ठीक है। ये देखिए जब इसका भी मैंने लेक्चर दिया था जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो आप देखते हैं जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल कहते हैं, और एंजियोस्पर्म का मेगास्पोरेंजियम जो ओव्यूल तो होता है प्लस ओवरी भी होता है साथ में वहाँ पे। मतलब ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे दोनों में सेम है, पर उसके अराउंड ओवरी होती है जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। इसीलिए आप देखेंगे इंटीगुमेंट भी होता है, यहाँ पे इंटीगुमेंट है, न्यूक्लियस है, मेगास्पोर है। पर ये ओवरी की ना होने की वजह से ओव्यूल क्या करता है आपको पता है, ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है। तो इसीलिए जिम्नोस्पर्म में आपको सीड तो मिलता है, पर जो ओवरी है, ओवरी वॉल जो है फ्रूट आपका बनाता है। जैसे मैंगो में आप क्या खाते हैं, मैंगो में सीड रहता है, वो ओव्यूल से बना है। लेकिन जो आप फ्लेशी पार्ट खाते हैं वो इसी ओवरी की वजह से बना है, इसीलिए वो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म में केवल सीड बनता है, क्योंकि वहाँ पे ओवरी होती ही नहीं है। तो ये था इसका यूनिक कैरेक्टर आपका, साइकस एक जिम्नोस्पर्म क्यों है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। हम कह रहा है फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए एक ही पेपर में दो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको एक ही कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। पूछ रहा है फ्रूट क्यों नहीं बनता जिम्नोस्पर्म में, किसके एब्सेंस के होने की वजह से? फर्टिलाइजेशन क्या नहीं होता? होता है। क्या सीड्स नहीं बनते? बनते हैं। पॉलिनेशन क्या जिम्नोस्पर्म में नहीं होता? होता है। तो किसकी वजह से फ्रूट नहीं बनते? ओवरी की वजह से, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ठीक। तो इसका भी
परफेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया इज। आपको पता है बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। अगर आपसे कोई यूकैरियोट के बारे में पूछे, आप बोलेंगे यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, इसीलिए वो यूकैरियोट है। और अगर आप रेस्पिरेशन अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आप बता भी देंगे कि रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है। पर बैक्टीरिया विच इज़ अ प्रोकैरियोट एंड दे डोंट हैव ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक्सेट्रा। तो वहाँ पे जो सारे प्रोसेस होते हैं उसके सेल के, वो कहाँ पे होते हैं? या तो साइटोसॉल बचता है उसका, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे होने। ठीक। पर रिस्पिरेशन कहाँ होता है बैक्टीरिया पे? माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, राइबोसोम होता है, पर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। लाइसोसोम भी नहीं होता बैक्टीरिया में। अब बचा आपका मीजोजोम। मीजोजोम क्या है आपका? मैंने तो आपको बताया कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाता उसके अंदर, तो मीजोजोम है क्या एक्चुअली? मीजोजोम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। या ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपका बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। पर ये थोड़ा सा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन ही होता है। तो इससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और यही स्पेशल लोकेशन जिसे मीजोजोम बोलते हैं, यहीं पे बैक्टीरिया अपना रेस्पिरेशन करता है। तो ठीक है, तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन जिसको मीजोजोम बोलते हैं उस पे वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बोल रहा है बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज। अब बोल रहा है बैक्टीरिया को सनलाइट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है? कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको पड़ता है, पर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे डोंट नीड सनलाइट टू ग्रो। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ लाइट। कह रहा है क्या उनको सनलाइट की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो अपना फूड जो है बिना लाइट के हेल्प के बना लेते हैं? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। सेकेंड, दे डू नॉट लाइक सनलाइट ब्राइटनेस, उन्हें सनलाइट की ब्राइटनेस नहीं पसंद है, ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड, ड्यू टू द absence ऑफ क्लोरोफिल दे आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका कि बैक्टीरिया में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो इनकेपेबल होते हैं कि वो अपना खाना बना सकें। ठीक। फोर्थ, दे यूज़ अदर काइंड्स ऑफ लाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड। ऐसी भी बात नहीं है, वहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट होता बैक्टीरिया में, इसीलिए वो सनलाइट में ग्रो नहीं करते हैं या अपना फूड नहीं बनाते हैं। ठीक, इसके लिए एक्सप्लेनेशन यही है। 59 पे चलते हैं। अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। अब अगर आपने इकोलॉजी में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा है, उसमें भी आपको दिया जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेल अगर दूँ तो इकोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो दो मेन टाइप का होता है। एक फिजिकल होता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे नॉन बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। ये जैसे थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग जो इसे बोलते हैं आप, उसकी वजह से होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो उसका जो फिक्सेशन होता है, ठीक है, फिक्सेशन का मतलब वो ज़मीन में आएगा ताकि प्लांट उसे यूज़ कर सके, उस फॉर्म में वो बने। तो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है, थंडरस्टॉर्म के द्वारा। सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। ठीक। अब जो है इसमें होता क्या है, जो नाइट्रोजन है आपका एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्टेड किस में होता है? नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में, बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कन्वर्जन क्या है, नाइट्रोजन गैस का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अब एक तो हो गया थंडरस्टॉर्म, वो अलग चीज़ हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म पूछा है, कौन सा इसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो फ्री लिविंग से हो सकता है या तो सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंडिपेंडेंट ग्रो करते हैं। दूसरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे सिम्बायोसिस मतलब दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम की कई सारे स्पीसीज़ हैं जो नोड्यूल बनाते हैं लेग्यूम फैमिली में, फेबेसी फैमिली के मेंबर में। उनके रूट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नोड्यूल बनता है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो एक होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे ऐसा दो ज़रूरत नहीं पड़ती कि बैक्टीरिया किसी प्लांट के पास जाए। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो फ्रीली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसका एग्जांपल क्या है?
एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलम, क्रोमैटियम, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अपना कर लेते हैं खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब फ्रीली लिविंग रह के। और अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे, पूछ रहा है, यही आपसे पूछा भी है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन खुद से फिक्स कर लेता है। 4 ऑप्शन है आपके, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का इससे रिलेशन ही नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से बचा आपका एजोटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। तो मैंने आपको अभी बताया कि एजोटोबैक्टर जो है यही है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब फ्री लिविंग करके। तो एजोटोबैक्टर ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। लेकिन नाइट्रोसोमोनास जो है ये भी रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो ये क्या है, तो अगर आप आगे देखेंगे कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके बाद भी कई सारे प्रोसेस होते हैं ताकि प्लांट उसको नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर ले। जैसे अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है। तो अमोनिफिकेशन मतलब है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन सॉइल इनटू NH3। मतलब जो आपका ये जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट में, तो उसको अमोनिया का जो कुछ कन्वर्जन करते हैं बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन करते हैं, मतलब अमोनिया का बनना। ठीक। अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस वल्गैरिस एंड बैसिलस रेमोसस, ये सब एग्जांपल आप याद रखेंगे। सेकेंड है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? कहीं अगर सॉइल में आपका NH3 हो, मतलब अमोनिया हो, तब उसको कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन करते हैं, इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है, विच इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब जो आपके ऑप्शन में नाइट्रोसोमोनास है, ये इसी नाइट्रिफिकेशन करने वाला एक बैक्टीरिया है। अदर इसके रिलेटेड नाइट्रोसोकॉकस है, ये सब क्या करते हैं? NH3 को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रोसोकॉकस ये NH3 को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। या नाइट्रोबैक्टर है, ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक। तो अमोनिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया एक होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको डीनाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये भी इसके लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस और बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये दोनों जो है डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका आ गया एजोटोबैक्टर, जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फ्रीली लिविंग करके। और नाइट्रिफिकेशन का ये आपका आया चौथा ऑप्शन था आपका नाइट्रोसोमोनास। बाकी सारे जो एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने चाहिए। तो ये दोनों आ गए आपके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला एजोटोबैक्टर। लास्ट है आपका क्वेश्चन, कंफर्मेशनल वेरिएशन बिटवीन B and Z फॉर्म्स ऑफ DNA इज पर्टिकुलरली ड्यू टू। भी आप DNA का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो आपको मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है वो BDNA का होता है। DNA के अदर फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में चलेंगे तो बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। मेन टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA लाइक A फॉर्म, B फॉर्म, Z फॉर्म। अब जो आप पढ़ते हैं द राइट हैंडेड डबल हेलिकल वाटसन क्रिक मॉडल आप पढ़ते हैं, जो भी आपको DNA दिखाया जाता है बुक्स में वो B फॉर्म का DNA होता है, वही मोस्ट कॉमनली नोन DNA स्ट्रक्चर है। ये जो क्लासिकल स्ट्रक्चर है मतलब BDNA का, इसके अलावा भी DNA के और भी फॉर्म ऑब्जर्व किए गए हैं। जैसे BDNA जो है वो वाटसन क्रिक का है, जो उन्होंने दिया था form of double helix that most people are familiar with. They propose two strand of DNA is in a right handed helix। और ये जो B वाला फॉर्म है ये आपका right handed helix है, wound around the same axis, अपने ही एक्सिस के अराउंड वो वाउंडिंग उसमें रहती है। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एच बॉन्डिंग, और जो दो स्ट्रैंड है उनके बीच एच बॉन्डिंग होती है उनके बेसिस में। ठीक। तो ये तो हो गया BDNA। अब इसके कुछ BDNA के कैरेक्टर क्या है? बेस पेयर्स के जो बीच है उनके बीच में 34 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक। एक्चुअली 3.4 होता है। ठीक। 3.4 पर बेस पेयर, 34 नैनोमीटर पर टन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे उल्टा हो गया है। और 10 करीब एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। 9 नैनोमीटर या आप कह सकते हैं 2 नैनोमीटर, और 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ये समझिएगा बिटवीन बेस पेयर्स 3.4
और पूरा एक टर्न का 34 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर पॉइंट टर्न होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है, या 2 नैनोमीटर आप कह सकते हैं। 34 डिग्री हेलिक्स पिच होता है इसका, और -60 बेस पेयर टिल्टिंग होता है, 36 डिग्री ट्विट एंगल होता है। ये सब आप छोड़ दीजिए, अभी केवल इतना याद रखिए कि पर बेसिस कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर पर बेस होता है, 34 एंगस्ट्रॉम पर हेलिक्स होता है, और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब उसके अलावा भी जेड और ए डी ने होते हैं। इट हैज़ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स एज बी डी ने, यहाँ भी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जैसे बी डी ने होता है। इट इज़ लॉन्ग एंड थिन एज कम्पेयर टू बी डी ने, ये बी डी ने के कंपैरिजन में लॉन्ग और थिन होता है। यहाँ पे 12 बेसिस पर टर्न होते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे छोड़ दीजिए। ए डी ने में देखते हैं, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है। और ये जेड डी ने क्या था, वो लेफ्ट हैंडेड था। ये यहाँ पे 11 बेसिस पर टर्न होते हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन आप छोड़ दीजिए। तो ये क्यों कन्वर्जन क्यों होता है? द फर्स्ट इज द, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ये ए जेड और बी डी ने क्यों बनते हैं। द फर्स्ट इज द आयनिक और हाइड्रेशन इन्वायरमेंट, मतलब जो डीएनए जहाँ पे है उसका हाइड्रेशन इन्वायरमेंट क्या है जो फैसिलिटेट करता है इनके कन्वर्जन में। जैसे ए डीएनए इज फेवर्ड बाय लो हाइड्रेशन, अगर कम हाइड्रेशन होता है तो ए डीएनए फेवर्ड होता है। वेयर एज जे डीएनए कैन बी फेवर्ड बाय हाई साल्ट, अगर हाई साल्ट होता है मीडियम में तो जेड डीएनए बनता है। सेकेंड कंडीशन, डीएनए सीक्वेंस में है, ए डीएनए जो होता है वो कुछ प्यूरिन की वजह से या प्यूरिमिडीन की बेसिस वजह से फेवर्ड होता है, लेकिन जेड डीएनए जो है वो मोस्ट रीडली फॉर्म बाय अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडीन स्टेप। अगर डीएनए में आपका अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडीन होता है तो जेड डीएनए बनता है। थर्ड कंडीशन क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ proteins that can bind to DNA in one helical conformation and force to DNA to adapt a different conformation। तो कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनके स्ट्रक्चर चेंजेस के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कुछ डीएनए करते हैं बी डीएनए से बाइंड करते हैं, कुछ जो होता है प्रोटीन बाइंड करके ए या जेड फॉर्म्स को बनाते हैं। कह रहा है लिविंग सेल मोस्ट ऑफ द डीएनए इज इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी डीएनए कंफर्मेशन विथ अ फ्यू स्मॉल रीजन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग जेड डीएनए। कुछ कुछ वही डीएनए के रीजन कुछ कुछ जेड डीएनए के फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, ये हाइड्रेशन साल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे खुद ही उसी डीएनए के रीजन्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कह रहा है ये जो कन्फर्मेशन वेरिएशन होते हैं, कन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर का वेरिएशन जो होता है बी जेड और बी और जेड डीएनए के बीच में, ये किस लिए होता है। रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लैक ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो फर्स्टली ये लॉस ऑफ, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है डीएनए के कन्वर्जन में, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन भी नहीं कम होता है, ना ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। एक ही आपका ऑप्शन बचता है, रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से कंफर्मेशनल वेरिएशन होता है बी और जेड डीएनए के बीच, और वो भी पार्शली बोल रहा है, पार्टली। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और जो आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है बेस रहता है, ये देखिए प्यूरिन के बेसिस हो गए एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन के बेसिस हो गए। तो बेसिस जो होता है शुगर से जुड़े हुए रहते हैं। बेस और शुगर के स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जब इससे फास्फेट लगने लगते हैं तब ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ही लिखा है लेकिन न्यूक्लियोटाइड होता है। एक फॉस्फेट रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट लग गए तो न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट, और तीन फॉस्फेट लग गए तो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। और इसके बेसिस की वजह से हम इसका नाम रखें, जैसे ए यहाँ पे लग गया एडेनिन, तो एडेनिन तीन फॉस्फेट है तो एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी बन गया आपका। तो ये जो ग्लाइको, इनके बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक स्ट्रैंड में रहता है, डीएनए के सेकेंड स्ट्रैंड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, और दोनों के बीच में जो बेसेस होते हैं उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए का आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब जो उसमें चेंजेस आते हैं, ये ए फॉर्म बी फॉर्म जो जेड फॉर्म है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रोटेशन से भी आता है। अगर ये रोटेट नहीं करेंगे तो वो दूसरा स्ट्रक्चर नहीं ले पाएगा। तब क्या है आपका आंसर, रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा सारा।
तो आप ये वीडियो देख रहे थे मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर के जो भी वीडियोस होंगे वो मैं जब भी डालूंगा आपके पास जाएगा एक नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने एक नया वीडियो डाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने आपको देखने के लिए बताया, वो भी यहाँ पे लिंक है। बाकी अगर आपने आई का बटन दबा के आप जाएंगे फिर भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।